जैसे कि पूरी दुनिया में जनवरी फरवरी और जनवरी फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इन ममालिक की बात करें तो इन मुल्कों में आजकल जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा समर्स का चल रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, क्योंकि अगर मतलब -1 -2 का भी टेम्परेचर होता है राइट नाउ तो खड़ा होना। लेकिन आप ये नोट करें कि लास्ट फरवरी में इस वक्त स्नो हो रही थी। जी जी बिल्कुल। ये दिस टाइम जो ये फरवरी है 2024 का, इसमें आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू सीमा ऑफिशियल, वेलकम टू बाबा फन RRC। लास्ट एपिसोड को इतना पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सेकंड एपिसोड के साथ मैं और सीमा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगेन कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि जैसा हमने फर्स्ट एपिसोड में किया था, कंपैरिजन किया था कि न्यूजीलैंड और कनाडा में रहने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इजी वे है कि आप न्यूजीलैंड आराम से पहुंच सकते हैं या कनाडा आराम से पहुंच सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या वेदर है, क्या यहाँ पे लिविंग कैसी है, किस तरह की कम्युनिटी है, किस तरह के जॉब्स अवेलेबल होते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हमें पता है, जितनी हमारी पर्सनल नॉलेज है, लास्ट 15 ऑलमोस्ट 16 इयर्स हो गए हमें कनाडा में रहते हुए। तो इस वीडियो के हैं 4 पॉइंटर्स, जिसमें है वेदर, दूसरा है वर्क लाइफ बैलेंस, तीसरा है आउटडोर एक्टिविटीज, और चौथा है ट्रांसपोर्टेशन। इन चारों टॉपिक्स को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करना है। फिर रामेश न्यूजीलैंड के बारे में आपको इन्हीं 4 टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तो ये है हमारा पार्ट 2, और पहला टॉपिक है वेदर। अगर वेदर की बात करें, यहाँ कनाडा का वेदर जो होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे कि 4 सीजन्स हैं, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग। तो यहाँ पर समर और स्प्रिंग की मैं क्या ही बात करूँ, बड़ा ही खूबसूरत वेदर होता है। उस वक्त तो आप बाहर निकल सकते हैं, बड़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, पिकनिक करना, दोस्तों से मिलना, रिश्तेदारों के पास जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बारबेक्यू करना आउटसाइड, लाइक इट्स सो मच फन। लेकिन मैं आपको अगर विंटर की बात करूं तो यहाँ पर विंटर रहता है 6 मंथ्स और बड़ा हार्श भी होता है, लेकिन विंटर के भी अपने मज़े हैं। जैसे कि बच्चे स्नो में खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पर स्कूल वगैरह, ऑफिस वगैरह बिल्कुल रूटीन वर्क से सब कुछ चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ चुका होता है, लेकिन यहाँ पर जो है सिटी वाले इन सब का बहुत अच्छा निज़ाम रखते हैं। बहुत जल्दी फ़ौरन स्नो क्लीनिंग हो जाती है, रास्ते साफ़ हो चुके होते हैं। अगर आपको ग्रॉसरी पे जाना है, ऑफिस टाइमिंग है, स्कूल टाइमिंग है, सब कुछ खुला होता है यहाँ पे, चाहे जितना भी स्नो स्टॉर्म आ जाए। तो ये हम भी तो आखिर यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर ये देखें कितने लोग कई अरसों से रह रहे हैं, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, और यहाँ पर मतलब हर एक सीज़न का अपना ही मज़ा है। इस चीज़ को आप नहीं कह सकते कि जी कनाडा में बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पर स्नो से बुरा हाल है। बहुत से लोग यहाँ से जा भी चुके हैं इस हवाले से, जो कि हमारे बुज़ुर्ग हैं वो यहाँ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, मेडिकल इश्यूज़ होते हैं उनको, तो वो अपने बैक होम में रहना पसंद करते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि यहाँ पे चारों सीज़न बहुत ही खूबसूरत होते हैं और लोग बहुत इन्जॉय भी करते हैं, और हर चीज़ यहाँ पे रेगुलर बेसिस के हवाले से चल रही होती है। तो मैं कहूँगी कि यहाँ का सीज़न जो है, हर एक का एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी ये है कि हर वेदर को यहाँ बहुत खूबसूरती से लोग इन्जॉय करते हैं एक्चुअल में। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है इसके हवाले से बहुत सपोर्ट करती है। जैसे कि यहाँ पर बारिश हो जाए बहुत ज़्यादा तो ड्रेनेज का सिस्टम इतना अच्छा है। जिस तरह से अभी देखा होगा आपने पाकिस्तान कराची का क्या हाल हुआ है कि वहाँ पे गाड़ियाँ डूब रही हैं, मोटर बाइक्स जो हैं वो तैर रहे हैं, मतलब बहुत बुरा वहाँ पर हाल हुआ है। वहाँ पे कारोबार बंद हो चुका है इस चक्कर में कि वो बेचारे दुकान नहीं खोल सकते, कोई ऑफिस नहीं जा सकता, कोई स्कूल नहीं जा सकता। तो ये कुछ ना कुछ हर तरह से ना प्लस और माइनस पॉइंट्स हर जगह हर कंट्री में होता है। तो मैं कनाडा के हवाले से कहूँगी कि फिर अगैन कि वेदर यहाँ का बहुत औसम होता है माशाल्लाह, और चारों सीज़न बहुत मज़े के होते हैं और सब बहुत इन्जॉय कर रहे होते हैं। और स्नो के हवाले से भी ज़िंदगी नहीं रुकती, एक्चुअल में उसको भी लोग इन्जॉय कर रहे होते हैं। स्पेशली यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रामिश और मैं हूँ किंजा, और आप देख रहे हैं बाबा फन RRC। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट की है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं सीरीज़ में
कनाडा का और न्यूजीलैंड का। इसमें हमें ज्वाइन किया है सीमा ऑफिशियल ने कनाडा से और न्यूजीलैंड से बाबा फन आरआरसी फैमिली ने। तो आज भी हम एक खूबसूरत सी लोकेशन पे मौजूद हैं और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ही शश्के हैं भाई न्यूजीलैंड के। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो पहला टॉपिक है जिस पे हमने आपसे बात करनी है, कंपेयर करना है कनाडा को और न्यूजीलैंड को, वो है वेदर। और वेदर के बारे में आपसे बात करेंगी किंजा। ओवर टू किंजा। ओके, तो वेदर के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द वेरी लकी प्लेसेस जहां पे सूरज भी निकलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको हमने लास्ट टाइम जैसे न्यूजीलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन का बताया था, तो हमने आपको बताया था कि वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे तमाम मुल्क जो कि इक्वेटर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, उन सब मुल्कों के अंदर इक्वेटर से ऊपर जो मौजूद मुल्क हैं उनसे वेदर बहुत ऑपोजिट चल रहा होता है। जैसे कि पूरी दुनिया में जनवरी, फरवरी और दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इन ममालिक की बात करें तो इन मुल्कों में आजकल जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा समर्स का चल रहा है। इसलिए आप लोग अक्सर देख रहे होते हैं कि मैंने, रामेश ने, सलार ने, हमने ना कोई जैकेट पहनी होती है, ना कोई कुछ भी स्वेटर, कोई अपर नहीं पहना होता। हम बहुत ही नॉर्मल से समरी क्लोथ्स में ही होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें बारिश के हवाले से तो न्यूजीलैंड के मोस्टली सिटीज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा हवा मिलेगी। बहुत विंडी है न्यूजीलैंड। लेकिन अगर हम स्नो की बात करें तो साउथ आइलैंड के कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्नो पड़ती है, लेकिन वो भी कैनेडियन वेदर की तरह उतनी एक्सट्रीम नहीं होती है कि ज़िंदगी बिल्कुल रुक जाती है और आपको सब चीज़ों को स्टॉप करना पड़ता है। तो लाइफ स्टिल गोज़ ऑन। कनाडा में भी लाइफ स्टिल गोज़ ऑन, लेकिन वो थोड़ा सा पॉज जो होता है वो कनाडा में बड़ा सवेयर किस्म का आता है। लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर मैं लास्टली बात करूं कि न्यूजीलैंड के अंदर दिन कितना लंबा होता है, क्योंकि घर में जितनी दफ़ा भी फ़ोन करो ना तो वो कहते हैं तुम लोग के अभी भी दिन है, तुम लोग के दिन रात नहीं होती। तो दिसंबर वाहिद मंथ है जहाँ पे न्यूजीलैंड में ऑलमोस्ट 15 आवर्स का दिन होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट रात के 9 बजे तक रात होना शुरू होती है। लेकिन अगर हम जून और जुलाई की बात करें तो यहाँ पे दिन जो है वो, जो दिन की रोशनी है वो सिर्फ 9 से 10 घंटे तक रहती है। तो दिन सर्दियों के अंदर न्यूजीलैंड की जो सर्दियाँ आती हैं उसमें बहुत छोटा हो जाता है। और अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, अगर कोई एक आम आदमी ये चीज़ें समझना चाह रहा है कि वेदर एग्जैक्टली किस तरह से है, तो पूरी दुनिया में मोस्टली कंट्रीज़ में क्योंकि फेब में सर्दी ही होती है। पाकिस्तान में भी जैसे आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में ये 3 महीने इन सब के लिए बहुत खुशी के होते हैं, कीवीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे समर्स का वेदर होता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा ऑपोजिट है, लेकिन जैसे जैसे आप हमारी वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि कैसा वेदर है यहाँ पे। वर्क लाइफ बैलेंस कनाडा में जो है मेरे ख्याल में सबसे अमेजिंग है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे आपको हेल्थ केयर भी फ्री है। आपको अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है उनकी मैटरनिटी लीव्स होती हैं। अगर वो जॉब नहीं करती हैं और उन्होंने न्यूली बॉर्न बेबी को जन्म दिया है, उसके बाद एज एन हस्बैंड अगर आप चाहते हैं कि उनकी हेल्प करें तो 1 ईयर की छुट्टी पेड हॉलीडेज आपको मिलते हैं। ये है वर्क लाइफ बैलेंस। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आपको फोर्स नहीं किया जाता है कि आपने जो है डेली के डेली काम करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपकी सिक लीव्स होती हैं, आपकी जैसे वाइफ की मैटरनिटी लीव्स हैं, अगर वो जॉब नहीं भी कर रही हैं तब भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, छुट्टियां ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी है कि इस गवर्नमेंट ने मिनिमम 35 मतलब मिनिमम तो खैर आप जितना भी काम करें, क्योंकि लोग पार्ट टाइम भी काम करते हैं, फुल टाइम भी काम करते हैं। सो 35 से लेकर 40 आवर्स तक आपका एवरेज वीक होता है, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे मोस्टली छुट्टी होती है। तो सैटरडे संडे जो छुट्टी होती है वो आप अपनी फैमिली के साथ मोस्टली टाइम गुजारते हैं। अगर आपकी 9 to 5 जॉब है, कहीं ऑफिस में करियर जॉब है, तो भी आप आराम से वीकेंड गुजार सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर आप कोई और जॉब्स कर रहे हैं, किसी गैस स्टेशन में काम कर रहे हैं, किसी कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी अगर आप चाहें तो आप टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ पे टाइम निकालना इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस ये है कि अपने लाइफ को, वर्क को बैलेंस करना पड़ेगा। दैट्स अबाउट इट। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस तरह से स्केड्यूल अपना बनाएं कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकें, अपने काम को भी टाइम दे सकें।
कनाडा जो है नंबर 9 पे है इस वक्त वर्क लाइफ बैलेंस पे। एक रिपोर्ट मैं देख रहा था गूगल पे, तो उसमें लिखा था कि नंबर 9 पे है। नंबर 1 आई थिंक न्यूजीलैंड है राइट नाउ। तो ये अच्छा है। अब रामेश इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि वो नंबर 1 क्यों है। अब अगर अगले टॉपिक की बात करें कि वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे न्यूजीलैंड में कैसा है, तो वो रामेश आपको बताएंगे। सो जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, किंजा ने मुझे माइक दे दिया है, जान छोड़ दी है माइक की। तो अगर हम बात करें न्यूजीलैंड में वर्क लाइफ बैलेंस की, तो भाई न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज़्यादा काम करती है। और भाई यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए बहुत मायने रखता है वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस बेसिकली होता क्या है कि भाई काम को भी प्रॉपर टाइम मिले, फैमिली को भी प्रॉपर टाइम मिले। ऐसा ना हो कि बस बंदा काम 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 ही कर रहा है। तो भाई न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मोस्टली बिजनेसेस जो हैं वो शाम को 5 बजे से 6 बजे के दरमियान बंद हो जाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि भाई आप सुबह अर्ली उठो, शाम को अर्ली ख़त्म करो, अपने घर जाओ, फैमिली को टाइम दो, अपनी कोई एक्टिविटीज़ हैं, आपकी अपनी कोई हॉबीज़ हैं, उनको टाइम दो। प्रॉपर एक बैलेंस होना चाहिए आपके वर्क लाइफ में और आपकी फैमिली लाइफ में। तो भाई न्यूजीलैंड जो है वन ऑफ दी वन कंट्री, आप कहेंगे वन ऑफ दी, तो न्यूजीलैंड जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कंट्री है वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से। यहाँ सिर्फ 6 बजे के बाद आपको ग्रॉसरी स्टोर्स और क्लब्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह ओपन मिलेंगे। उसके अलावा कोई और बिज़नेस आपको यहाँ ओपन नहीं मिलेगा। तो यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। जितने नंबर दिए जाएँ उतने कम है। तो तीसरा पॉइंट हमारा आउटडोर एक्टिविटीज़ था। तो उसके हवाले से आप नियाग्रा फॉल की वीडियो देख चुके हैं जिसमें लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं आउटडोर। और यहाँ पार्क में भी देख सकते हैं कि बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, बाहर निकले हुए। इतना खूबसूरत वेदर है, फुल सन है और बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी पसंद के जो है वो गेम्स खेल रहे हैं। और मोस्टली सारे बच्चे फैमिलीज़ के साथ आउट हैं, तो ये भी एक मज़ेदार फैक्टर है। आउटडोर एक्टिविटीज़ में देखें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कनाडा में। अगर आप कोई मूवी थिएटर जाते हैं, ये भी आउटडोर एक्टिविटी है। अगर आप अपनी फैमिली को डिनर पे लेके जाते हैं, ये भी आउटडोर एक्टिविटी है। आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में समर में जितना ज़्यादा आपको एक्टिविटीज़ करने को मिलती हैं, जैसे बीच पे जाना या पिकनिक पे जाना, या फिर आप किसी रिजॉर्ट में जाके स्टे करें, जो समर में देखो जो चीज़ें हैं वो हैं भाई, ठीक है ना। अब समर में आई वुड से कि ज़्यादा मज़ा है थोड़ा सा। विंटर में आप थोड़ा सा टाइट हो जाते हैं इस चक्कर में कि देखें अभी भी हम लोग जेब में हाथ डाले हुए हैं। इसलिए नहीं कि मुझे शौक है कोई, सर्दी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। क्योंकि अगर मतलब -1 -2 का भी टेम्परेचर होता है राइट नाउ, तो खड़ा होना। लेकिन आप ये नोट करें कि लास्ट फरवरी में इस वक्त स्नो हो रही थी। जी जी बिल्कुल। ये दिस टाइम इस जो ये फरवरी है 2024 का, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फुल सन है, कोई स्नो का नामो निशान नहीं है। तो जो और बच्चे आउटसाइड खेल रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग है भाई, ऑनेस्टली मुझे तो लग रहा है कुछ इफेक्ट तो हो रहा है उसका। क्योंकि अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा आपको दिखाए तो देखिए बर्फ थोड़ी बहुत यहाँ पे ये जमी हुई है, यू नो। और इस बर्फ को जमे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नो, मतलब मैं कोई बात वैसे नहीं कर रहा, लेकिन बर्फ पड़ी नहीं है कई दिनों से, शुक्र अल्लाह का। और अब अल्लाह न करे अब कल ही ना मतलब हो जाए। लेकिन चलो खैर, बहरहाल अब देखते हैं कि रामेश का वहाँ पे क्या सिलसिला है, किस तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ को। उनकी कई वीडियोज़ में मैं देखता रहता हूँ कि वो मतलब है कि घूम फिर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टी शर्ट में घूम रहे हैं दिसंबर में। तो देखते हैं जब उनका विंटर स्टार्ट होगा, क्योंकि विंटर तो रामेश पड़ेगा ज़रूर भाई, देख लेना तो अच्छा। और जब पड़ेगा ना तो फिर हमसे गाइडेंस ले लेना कि तुम कौन सी जैकेट और किस तरह का वहाँ पे हिसाब किताब तुमने करना है। चलो ओवर टू यू रामेश। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आउटडोर एक्टिविटीज़। तो किंजा से पूछते हैं कि न्यूजीलैंड में आउटडोर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं और कैसी हैं। सो ऑफ टू किंजा। थैंक यू। ओके, तो अगर मैं साथ साथ कॉफ़ी भी पी रहे हैं जो मैंने बनाई है। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा जी, तो अगर हम अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ या आउटडोर हॉबीज़ आपके पास क्या क्या हैं। तो जिस तरह पुराने वक्तों के अंदर हमारे जो बड़े थे वो बच्चों को कहा करते थे मिट्टी में ज़्यादा खेला करो, घास में ज़्यादा चला फिरा करो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करती है। ये अपने नेचर को बहुत प्रिजर्व रखते हैं
और ये इसीलिए प्रिजर्व रखते हैं ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो उन चीज़ को अच्छे से इंजॉय कर सकें। आपको यहाँ हर दूसरा बंदा डेली वॉक्स पे जाता हुआ, डेली जॉगिंग पे जाता हुआ, रनिंग ट्रैक्स आपको हर पार्क्स में मिलेंगे। आपको यहाँ पे स्विमिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ कॉमन है, क्लाइंबिंग हाइकिंग एक्टिविटीज़ बहुत कॉमन है। और ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे नहीं है कि वो जब बड़े होते हैं तो वो इन चीज़ों के एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। इनके स्कूल्स इतने ज़्यादा इन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं और इतने फ्रेंडली हैं। बारिश भी हो रही है ना, तो हमारे पाकिस्तान में तो होता है कि वो बारिश हो रही है आज तो ज़्यादा बच्चे आएंगे ही नहीं, छुट्टी कर लेते हैं, पेरेंट्स भी नहीं भेजते। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल सिस्टम नहीं है। बारिश हो रही है कोई मसला नहीं, अगर आपके टीचर्स ने स्कूल में ये ट्रिप प्लान किया था कि आपने रॉक क्लाइंबिंग पे जाना है तो बच्चों ने रॉक क्लाइंबिंग पे जाना है। वो सब ने अपनी रेन कोट्स पहने हुए होंगे, बट दे विल गो देयर। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ हर बंदे की कोई एक स्पोर्ट एक्टिविटी ज़रूर है जिसके अंदर वो एनरोल्ड होते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब्स बने हुए हैं, आप अपने फेवरेट स्पोर्ट को जाके अपने नियरेस्ट सेंटर में देख सकते हैं कि कौन सा, कोई वॉलीबॉल ज्वाइन कर सकता है, कोई क्रिकेट भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको न्यूजीलैंड में बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल और ईजिली अवेलेबल है। इसी पॉइंट में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे बेस्ट ग्राउंड्स हैं दुनिया के और उसमें हर किस्म की सहूलत मौजूद है और वो फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फुटबॉल खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है, टेनिस खेलना है या कोई भी आउटडोर गेम खेलनी है तो उसके लिए आपको कोई बहुत भारी जो है फीसें देनी पड़ेंगी उस ग्राउंड को एक्सेस करने के लिए, वहाँ जाने के लिए। तो भाई फ्री, और वो वर्ल्ड क्लास ग्राउंड्स हैं, उनमें हर तरह की सहूलत मौजूद है। अगर समझ लें क्रिकेट का ग्राउंड है तो वहाँ पे पिच बनी हुई है, वहाँ पे आपको प्रॉपर उसकी बाउंड्री बनी हुई है, विकेट नेट्स लगी हुई हैं, प्रैक्टिस नेट्स बने हुए हैं, तो भाई बेस्ट है। ओके, सो चौथा हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले आती है आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी जिसको आप डे टू डे बेसिस पे यूज़ करते हैं। सेकंड है ये यहाँ पे गो बसेस चलती हैं, गो ट्रेन चलती है जिसका आप पास ले लें तो यहाँ से अगर आपकी एक 2 घंटे की भी ट्रैवल है, वहाँ पे आपकी जॉब है तो आपको देखें यहाँ पे ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा। आप आराम से यहाँ पे आएँ, ट्रेन में सफ़र करें। और ये लोकल ट्रेन्स चलती हैं, बहुत ही चीप इनके प्राइसेस होते हैं। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन आपका है बसेस का, और यहाँ पे वो बसेस का निज़ाम नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया में है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा बसेस का इंतज़ाम है। यहाँ पे मोस्टली लोग बैठ के ही सफ़र करते हैं और एक टिकट पे आपको तकरीबन वो लोग टाइम पीरियड देते हैं कि 3 to 4 आवर्स 5 आवर्स के लिए वो टिकट आपका वैलिड होता है और वो टिकट शायद $2-3 का होता है। और यहाँ पे ऊबर भी चलता है और बहुत सारी और फैसिलिटीज़ भी हैं ट्रांसपोर्टेशन की जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाती हैं। चलते हैं रामेश की तरफ और देखते हैं न्यूजीलैंड में ट्रांसपोर्टेशन का क्या इंतज़ाम है, क्या निज़ाम है। लास्ट पॉइंट को कवर करते हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन, तो उस बारे में आपको रामेश गाइड करेंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की ट्रांसपोर्ट के हवाले से। हम बात करें सिटी के अंदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बस चलती है, ट्रेन चलती है, यानी सिटी से बाहर जो है यहाँ पे ट्रेन्स चलती हैं जो एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करती हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है, जिस तरह कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ये आइलैंड हैं, जजीरे हैं जिनसे मिलके ये मुल्क बनता है और इसके आसपास के जो मुल्क हैं वो भी जजीरे हैं। तो उनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे फेरी चलती है और यहाँ पे फेरी कल्चर बहुत आम है। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो यहाँ पे फेरी है और वो कुछ छोटी फेरीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी फेरीज़ होती हैं जिनमें आपके पूरे ट्रक, पूरे कंटेनर, गाड़ियाँ आपकी अंदर ही पार्क हो जाती हैं। जिस तरह के आपने नॉर्थ से अगर साउथ जाना है तो आप इजीली फेरी ले सकते हैं, अपनी गाड़ी फेरी में डालें, बीवी बच्चे फेरी में डालें और वहाँ पे जाके गाड़ी समेत, बीवी बच्चों समेत वहाँ उतर जाएँ। और चीज़ें बेहतर हैं लेकिन उतनी बेहतर नहीं है। यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड क्लास शोरूम्स यहाँ पे हैं। दुनिया का कोई ऐसा शोरूम नहीं है गाड़ी का जो यहाँ पे ना हो और कोई दुनिया की ऐसी गाड़ी नहीं है जो हमने इतने से अरसे में यहाँ ना देख ली हो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नॉट वेरी गुड, बट ठीक है, चल रहा है, बेहतर है बस। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा सीमा ऑफिशियल को, बाबा फ़न RRC को, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सीमा ऑफिशियल को। सीमा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कनाडा के बारे में और हमारी फैमिली के बारे में अच्छी वीडियोस आपको बना के पेश कर सके। सीमा, कुछ कहना चाहेंगे हम?
बस यही कि ये सारी वीडियोस जो हैं आपकी हेल्प के लिए हैं, आपके बेनिफिट के लिए हैं। अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी क्या इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। बेसिकली तो फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।